तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी जो है वो निरंतर चल रही होगी। तो हम लोग भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य को पढ़ चुके थे और मौर्य साम्राज्य के बाद आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है मध्य एशिया से संपर्क, यानी भारत का मध्य एशिया से किस प्रकार से संपर्क था। आज हम लोग उसमें देखेंगे और उसमें जो पहला देखेंगे वो हम लोग देखेंगे हिंद यूनानियों के बारे में देखेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे लेक्चर निरंतर आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास में हम लोग प्राचीन इतिहास जो पढ़ रहे थे उसका लेक्चर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग को देखना है कि मध्य एशिया से संपर्क, ठीक है ना, मध्य एशिया से संपर्क भारत का उस समय कैसा था। जैसे हमको फर्स्ट देखना है हिंद यूनानी, या इसी को हम बोलते हैं बैक्टीरियाई यूनानी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हमको इसमें देखना है शकों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा हमको देखना है पार्थियाई, या इसी को पहलव भी कहते हैं, ठीक है ना, पार्थियंस या पहलव भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें लास्ट आता है कुषाणों के बारे में भी इसमें हमें पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले से हिंद यूनानी के बारे में समझते हैं, हिंद यूनानियों के बारे में। तो चलिए हिंद यूनानी में जो पहला फैक्ट हम देखते हैं कि लगभग 2000 ईस्वी पूर्व से भारत पर बार बार हमले होने लगे, ठीक है ना। 2000 ईस्वी पूर्व में भारत पर जो बार बार हमले होने लगे उसमें सर्वप्रथम यूनानियों ने हिंदकुश को पार किया था, ठीक है ना। हिंदकुश को पार करने के पश्चात भारत पर सर्वप्रथम हमले जो है होने लगे थे यूनानियों के द्वारा, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत पर आक्रमण सबसे पहले उन यूनानियों ने किया जो हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहलाते थे, ठीक है ना। भारत पर सबसे पहले आक्रमण, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे पहले उन यूनानियों ने किया जो हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहलाते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में हिंद यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत, ठीक है ना, खासकर पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान वाला इलाका, पूरा अफगानिस्तान वाला इलाका, पश्चिमोत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ठीक है ना, उस पर कब्जा कर लिया। सबसे अधिक विख्यात जो था वो हिंद यूनानी शासक मिनांडर हुआ, ठीक है ना। सबसे अगर विख्यात और पॉपुलर शासक की बात करेंगे तो कौन हुआ, मिनांडर हुआ। और उसको किस नाम से और जाना जाता था, उसको मिलिंद के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना, उसको मिलिंद के नाम से जाना जाता था। और उसकी राजधानी की बात की जाएगी तो उसकी राजधानी पंजाब में एक जगह है शाकल, पंजाब में शाकल एक जगह है जिसका आधुनिक नाम है सियालकोट, ठीक है ना, आधुनिक नाम क्या है, सियालकोट था। और नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, उसे नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, ठीक है ना। नागसेन ने उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, यानी ये बौद्ध धर्म का फॉलोअर था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे, ठीक है ना, बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न उसने नागसेन से पूछे। और ये प्रश्न नागसेन द्वारा दिए गए उनके उत्तर एक पुस्तक के रूप में क्या है, संग्रहित है। ये जो प्रश्नोत्तर की श्रृंखला चली, ये प्रश्नोत्तर की श्रृंखला जो है एक पुस्तक में संकलित है, एक पुस्तक में लिखा गया है। उस पुस्तक का नाम देख लेते हैं, ये अक्सर एग्जामों में पूछता है। तो उसका नाम है मिलिंद पहो, अर्थात मिलिंद के प्रश्न, ठीक है ना। उस पुस्तक का क्या नाम है, मिलिंद पहो अर्थात मिलिंद के प्रश्न। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में हमें शकों के बारे में देखना है, शकों के बारे में, ठीक है ना, यानी हिंद यूनानी यहाँ समाप्त हो जाते हैं। तो ये शक के बारे में देखते हैं कि यूनानियों के बाद शक आए, ठीक है ना, यूनानियों के बाद भारत पे कौन आए, शक आए। और शकों की कितनी शाखाएं थी, शकों की 5 शाखाएं थी, ठीक है ना, शकों की 5 शाखाएं थी। और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी, ठीक है ना। जो इनकी 5 शाखाएं थी, इन 5 शाखाओं की जो राजधानियां थी वो भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लगभग 57 से 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा ने, ठीक है ना, उज्जैन के राजा ने शकों से युद्ध किया और उन्हें क्या कर दिया, पराजित कर दिया, ठीक है ना। उज्जैन का जो राजा था उस राजा ने शकों से युद्ध किया और युद्ध करने के पश्चात शकों को क्या किया, पराजित कर दिया और अपने ही समय में उन्हें बाहर खदेड़ दिया, ठीक है ना। और उसी समय इन लोगों को क्या कर देता है, बाहर जो है वो खदेड़ देता है। वह अपने को विक्रमादित्य कहता था, ठीक है ना, जो उज्जैन का राजा था वो अपने आप को क्या कहता था, विक्रमादित्य कहता था। विक्रम संवत नाम का जो संवत है, यानी 57 ईसा पूर्व में शकों पर इसकी विजय से आरंभ हुआ, ठीक है ना। शकों पर जो इसकी विजय पताका थी, जो विजय पताका फहराया था,
उसको इसने विक्रम संवत में संलग्न कराया। तब से विक्रमादित्य स्प्रहणी उपाधि हो गया। तब से इसका उपाधि क्या हो गया? विक्रमादित्य स्प्रहणी नाम का इसका उपाधि हो जाता है। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्यों की संख्या 14, ठीक है ना। भारतीय इतिहास की बात किया जाए तो विक्रमादित्य की संख्या की अगर बात किया जाए, जितने शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की वह संख्या थी 14, पहुंच गई। और इनमें जो सबसे पॉपुलर हुआ उसको भी जान लेते हैं। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना। गुप्त सम्राट जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इनके बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई विक्रमादित्य हुआ तो गुप्त साम्राज्य में या गुप्त वंश में जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो बच्चों शकों में जो नेक्स्ट पॉइंट अब हमको देखना है वह हमको देखना है रुद्रदामन प्रथम के बारे में, ठीक है ना। तो आइए इस पॉइंट को देखते हैं कि सबसे अधिक विख्यात शक शासक जो हुआ वो रुद्रदामन प्रथम हुआ, ठीक है ना। शकों में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर विख्यात जो शासक हुआ वो रुद्रदामन प्रथम हुआ। इसका शासन न केवल सिंधु में, ठीक है ना, बल्कि कोंकण में, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भाग में भी था, ठीक है ना। तो काफी बड़े बड़े भूभागों तक इसने जो है मुझे लगता है कि वेस्टर्न पार्ट में, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वो सारे पार्टों में रुद्रदामन प्रथम का शासक था। यानी कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बहुत बड़े भूभाग तक इसका शासन जो है वो था। चलिए, उसने काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की मशहूर झील, ठीक है ना, याद रखिएगा मशहूर झील। उस झील का क्या नाम था? उस झील का नाम था सुदर्शन झील, ठीक है ना। तो सुदर्शन झील का क्या कारण था? जीर्णोद्धार कराया था, यानी उसको रिपेयर कराया था। और यह झील बहुत पुराने समय से मौर्य काल की थी, ठीक है ना। ये जो झील जो थी वो मौर्य डायनेस्टी में हमको देखने को मिलती है और लंबे समय तक सिंचाई के काम में आती रही, ठीक है ना। जो सुदर्शन झील थी वो मौर्य काल के समय से हमें देखने को मिलती है और लंबे समय से सिंचाई के उपयोग में यह आती रही है। रुद्रदामन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था, ठीक है ना। रुद्रदामन जो शक शासक था वो संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। वह भारत में आकर बसा, ठीक है ना, भारत में आकर बसा और साथ ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत, यानी रुद्रदामन जो है वो संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। वह भारत में आकर बसा और साथ ही सबसे पहले विशुद्ध, ठीक है ना, सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी करता है, ठीक है ना। लंबा अभिलेख जारी करने वाला पहला शासक था रुद्रदामन, ठीक है ना, वो भी संस्कृत भाषा में। पहले के जो भी लंबे अभिलेख, ठीक है ना, पहले के जो अभिलेख यानी मौर्य डायनेस्टी में अशोक वगैरह के जो अभिलेख हुए इस देश में पाए गए हैं, सभी किस भाषा में थे? सभी जो है प्राकृत भाषा में थे, ठीक है ना। सभी किस भाषा में हमें देखने को मिलते हैं? प्राकृत भाषा में देखने को मिलते हैं। और पहली बार संस्कृत भाषा में जारी करने का जो श्रेय जाता है वो रुद्रदामन प्रथम को जाता है। तो बच्चों इस प्रकार आज की ये वीडियो समाप्त होती है और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही लेक्चर आपको कंटिन्यू घर बैठे मिलता रहे और आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार।